मैं IBPS PO एक ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा था। मैं इनका वैलिडेशन सीख करने के लिए पढ़ाई कर रहा था। मैं इनके अप्रूवल के लिए मैं पढ़ाई कर रहा था। और वो लोग जिनकी बातों से मुझे इतना फ़र्क पड़ा था, वो लोग ने फिर से एक कमेंट छोड़ दिया। इतने ही मेहनत से इतना थक गया और ऑफिसर बनने चला था। उस दिन एक बात रियलाइज़ हुई। दैट टाइम माई मॉम वॉज मेकिंग 6,000 रुपीज़ और वो 2 बच्चों को पाल रही थी और पढ़ा रही थी। मेरा IBPS RRB PO मेंस फेल्ड, SBI PO मेंस फेल्ड। मुझे इतना पता था कि मुझे IBPS PO टॉप नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक ऑफिसर बनना है। मैंने किया क्या? सेटबैक एंड फेलियर काफ़ी हद तक सिनोनिमस साउंड करता है, राइट? बट अकॉर्डिंग टू मी, फेलियर इज द एक्सट्रीम वर्जन ऑफ अ सेटबैक। और एक सेटबैक, एक फेलियर तभी ही बनता है जब आप उससे कुछ सीखते नहीं हो। अगर आप अपने हर एक सेटबैक को एक लर्निंग मोमेंट मानकर कुछ ना कुछ सीख लेते हो, तो किसी भी पर्सन की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका फेलियर नहीं है। इसी तरह अपने कई सारे सेटबैक से कुछ ना कुछ सीख के मैंने अपने आप को एक लॉस्ट कॉज से एक ऑफिसर के अंदर तब्दील किया। इसकी स्टोरी मैं अब आपको सुनाता हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कीर्तन बुहेचा एंड आई एम अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन बैंक ऑफ इंडिया। आज मैं आपको बोलूँगा कि मैंने कैसे मात्र 8 महीने में अपने हर एक प्रॉब्लम्स, अपने हर एक हर्डल्स को स्ट्रेटेजिकली डील करके IBPS PO 2020 एग्जामिनेशन क्लियर किया। मैं धारावी नामक एक एरिया के अंदर पला बड़ा हूँ और उसके आसपास ही बड़ा हुआ हूँ। अब जिन लोगों को धारावी के बारे में नहीं पता, धारावी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्लम माना जाता है। अभी फॉर्चुनेटली मम्मी पापा थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने मुझे स्लम में होने के बावजूद इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ाना मुनासिब समझा। उस टाइम के आसपास लगभग 2012 की बात थी। मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता हुआ एक 13 साल का लड़का था और इस बात से बिल्कुल अनजान था कि 2012 बहुत बुरी तरह मेरी ज़िंदगी चेंज करने वाला है। एक 13 साल का लड़का जिसने असली दुनिया के प्रॉब्लम्स को तो छोड़ो, असली दुनिया को ही देखना शुरू नहीं किया था, उसके ऊपर से एक बाप का साया जाने वाला था। 17 अगस्त 2012 माई फादर पास्ड अवे। दैट टाइम माई मॉम वॉज मेकिंग 6,000 रुपीज़ और वो 2 बच्चों को पाल रही थी और पढ़ा रही थी। माई सिस्टर वॉज एकेडमिकली क्वाइट स्टेबल, लेकिन वो मेरा केस नहीं था। पढ़ाई से मानो एक दुश्मनी सी छा गई थी मेरे और पढ़ाई के बीच में एक लड़ाई सी थी। होता क्या, मेरा पढ़ाई का ग्राफ जो ऑलरेडी थोड़ा पुअर था, वो भी वर्स होने लगा था। बात इतनी बिगड़ चुकी थी कि सेकेंड ईयर ऑफ डिग्री के अंदर मुझे कॉपी केस के लिए पकड़ लिया गया था एंड मुझे ड्रॉप लगते लगते मैं बच चुका था। होता यह है कि जैसे ही 2019 आता है, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, 59% मोर ओवर मुझे मिल जाता है। उस टाइम पे मुझे ये बात का रियलाइजेशन था कि गवर्नमेंट जॉब्स कितने हद तक प्रेस्टिजियस होते हैं एंड कितने हद तक वो प्रिविलेजेस प्रोवाइड करते हैं टू द पर्सन हु हैज़ इट। लेकिन मेरे एकेडमिक हिस्ट्री एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र था मेरे कैपेबिलिटीज़ का। तो ये पर्सन ये गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, ये मैंने सोचना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा चलो खैर एक रेगुलर जॉब ले लेते हैं एंड लकीली एक मिल भी गई। इट वॉज अ क्वाइट डिसेंट पेइंग जॉब और मेरा ज्वाइनिंग डेट भी उस डेट से 2 महीने बाद आ गया। अभी उन 2 महीनों के बीच में मेरी एक फ्रेंड मुझे अप्रोच करती है एंड बोलती है कि मैं MCA का एंट्रेंस एग्जाम देने वाली हूँ जो स्टेट लेवल पे कंडक्ट होता है। मैंने बोला चलो ये भी ठीक है, मेरे पास बहुत सारा टाइम और कुछ पैसे भी है वेस्ट करने के लिए। तो मैंने MCA का एंट्रेंस एग्जाम विदाउट एनी प्रिपरेशन दे दिया एंड आई मैनेज्ड टू गेट 94 परसेंटाइल। उस टाइम पे एक बात हिट हुई कि अगर विदाउट प्रिपरेशन मैं महाराष्ट्र के टॉप 6% में जा सकता हूँ, देन विद प्रिपरेशन शायद एक ऑफिसर भी बन ही सकता हूँ। मैंने ये देखा कि मैंने MCA के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड रीजनिंग एंड थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 94% स्कोर किया था। मैंने देखा कि IBPS या बैंकिंग के जनरल एग्जामिनेशंस यही सारे सब्जेक्ट्स डिमांड करते हैं। मैंने ये बात मेरे एक प्यारे फ्रेंड को बोली। उसने सेकेंड डे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑफिसर मेरे सामने खड़ा कर दिया कि जो भी क्वेश्चन हो पूछ लो। उनका नाम सचिन भैया था और उन्होंने मुझे काफ़ी हद तक अलग अलग चीज़ें समझाई बैंकिंग के बारे में। मैंने उस दिन सोचा था कि अगर बैंकिंग मेरी जर्नी है और ये मेरा डेस्टिनेशन है जो मेरे सामने बैठे हैं, अगर मेरा डेस्टिनेशन ऐसा दिखता है देन आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। आई एम लाइकिंग द वे माई डेस्टिनेशन इज लुकिंग। मैंने उसके बाद एक कोचिंग के अंदर अपने आप को एनरोल करवा लिया। कोचिंग बढ़िया चल रही थी।
2 महीने तक ठीक ठाक चली रही थी कोचिंग, लेकिन 2 महीने बाद मैंने वो कोचिंग छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि उस टाइम पे मैं एक फ्रीलांसिंग टूर गाइड था एंड टूरिज्म का जो सीज़न था इट टुक ऑफ। मैं कंप्लीटली अलग हो गया पढ़ाई से वापस एंड देखते ही देखते देखते टूर्स का सीज़न ख़त्म होने लगा। फरवरी मार्च की बात थी जब मुझे ये बात रियलाइज़ हुआ कि मैं ऑलरेडी एक ग्रेजुएट हो चुका हूँ। आई एम 21 ईयर ओल्ड नाउ एंड द जॉब ऑफ टूरिज्म ये मैं लाइफ टाइम तो नहीं कर सकता। फिर होता क्या, मैंने सोचा कि क्यों ना जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कुछ महीनों पहले छोड़ दी थी उसको वापस चालू की जाए। तो मुझे एक ऑनलाइन कोचिंग एक अच्छी लगी थी जिसका सब्सक्रिप्शन मैंने अपने फ्रेंड के साथ खरीदने का सोच लिया था कि तू आधा पे कर देना, मैं आधा पे कर दूंगा, तू सुबह देख ले, मैं रात को देख लेता हूँ। ऐसे करके हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन खरीद ली एंड प्रिपरेशन चलती रही। 14 मार्च को मैंने अपनी लास्ट टूर की एंड 15 मार्च से मैंने अपनी प्रिपरेशन चालू की। मैंने IBPS PO की प्रिपरेशन चालू करने के पहले पढ़ाई की तैयारी शुरू करना ये ज़्यादा मुनासिब समझा कि मुझे पढ़ने की आदत पहले अपने अंदर डालनी पड़ेगी। 15 मार्च को मैंने 2 घंटे से पढ़ाई चालू की थी एंड मैं एवरी डे 30 मिनट से 1 आवर ऐड कर रहा था अपने पढ़ाई के अंदर। 21 मार्च 6 डेज आफ्टर माई प्रिपरेशन स्टार्टेड 21 मार्च को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं लाइव और कहते हैं भाई और बहनों 31 जुलाई तक नेशन वाइड लॉकडाउन। काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन था, काफ़ी हद तक सरप्राइज भी था, एक मिक्स्ड इमोशन अंदर चल रहा था कि अभी तो प्रिपरेशन चालू हुआ था, अभी सडनली ये लोग ने लॉकडाउन दे दिया, क्या पता एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए। लेकिन इन सभी चीज़ों के बीच में मुझे सडनली एक बात याद आई। मेरी 14 मार्च की जो टूर थी उसके अंदर मैंने एक फैमिली को बोलते हुए सुना था कि अभी तो स्कूल्स बंद हो गए होने वाले हैं, आराम से उठेंगे, मौसी के घर पे जाएंगे। एक काइंड ऑफ एक लेजी टोन मुझे मिल रहा था उनके कन्वर्सेशन से। मैंने ये बात रियलाइज़ की कि ये मेंटालिटी इंडिविजुअल मेंटालिटी नहीं हो सकती, ये मेंटालिटी एक हर्ड मेंटालिटी होगी। और मैंने ये सोचा कि शायद ये हर्ड मेंटालिटी की चपेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग एस्पिरेंट्स भी आ जाएंगे। अगर इसी टाइम को मैंने अपनी प्रिपरेशन फुल फोर्स से आगे बढ़ा दी, मे बी मैं 75% कॉम्पिटिशन को तो यूं ही ऐसे पीछे छोड़ दूंगा। मैंने सोचा कि 75% के साथ डील करते हैं, 25% के साथ बाद में डील कर लेंगे। और ये सोच के मैंने मेरी प्रिपरेशन जो ऑलरेडी 3.5-4 घंटे पे चल रही थी उसको पुश कर दी 7 से 8 घंटे पे। आई वॉज वर्किंग फाइन, मैं पढ़ रहा था, लेकिन उस टाइम पे मुझे एक मेंटोर मिला एंड दैट मेंटोर चेंज्ड माई लाइफ। उनका नाम है आशीष अरोड़ा। उनकी हर एक बात को मैंने पत्थर की लकीर मान लिया था। ही वॉज लाइक अ गॉड टू मी। मुझे जो एडवाइस देते थे, नॉट लाइक पर्सनली मुझे, वो अपने प्लेटफॉर्म पे जो एडवाइस देते थे, जो बातें बोलते थे, मैं हर एक चीज़ मानता था। हर एक चीज़ को मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट किया, अडॉप्ट किया एंड मेरे प्रिपरेशन में आगे बढ़ा रहा था। 4 महीने लगभग हो चुके थे, जून एंडिंग की बात थी कि लोगों के अंदर से कोरोना वायरस के थोड़े बहुत डर कम होने लगे और वो लोग बाहर निकलने लगे, अपने बच्चों को भी बाहर खेलने के लिए छोड़ने लगे। अब मैं रहता था एक छोटे से मकान में जिसकी लॉबी एरिया बहुत बड़ी थी। बच्चों ने ऐसे खेलना चालू किया, पढ़ाई तो बहुत दूर की बात थी उस एटमोसफियर के अंदर। मैंने अपनी मम्मी को खाली आइडिया दिया कि मैं क्यों ना अपने कज़िन के घर पे जाके पढ़ाई करूं। उन्होंने थोड़ा रिलक्टेंट होके मुझे परमिशन दे दी। मैं वहाँ पे गया, अच्छा खासा एक अच्छा एटमोसफियर मिल गया पढ़ने के लिए, एक अच्छी खासी रूम मिल गई पढ़ने के लिए। और मैंने मेरी प्रिपरेशन जो 7 से 8 घंटे चल रही थी मैंने उसको पुश कर दी 10 से 11 घंटे पे। आई वॉज स्टडिंग डे इन एंड डे आउट। प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही है, 4 महीने हो चुके हैं। पहले मॉक टेस्ट के अंदर 20-26 मार्क्स आते थे, अभी 55-60 मार्क्स आते हैं। आई एम थिंकिंग कि मैं कट ऑफ के बहुत करीब जा रहा हूँ अभी। उस बीच में एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हो जाता है मेरे एक रिलेटिव के साथ एंड मैं उस आर्ग्यूमेंट के अंदर बोलता हूँ मैं इतनी पढ़ाई कर तो रहा हूँ, इतना मेहनत कर तो रहा हूँ, एंड वो बोलते हैं कि हमको क्या पता तू वहाँ पे क्या कर रहा है। वो एक सिंपल सा स्टेटमेंट मुझे काफ़ी हद तक हर्ट कर गया था, बिकॉज एक लड़का जिसने अपनी लाइफ के अंदर 1 घंटे भी बुक के सामने बिताया नहीं था, वो दिन का 10 से 11 घंटा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है एंड आपने उसकी 5 महीने की एफर्ट्स को सीधा डाउट कर लिया एक सेंटेंस पे। मैंने उसके बाद कुछ मॉक टेस्ट दी, 4 से 5 मॉक टेस्ट दी होगी। मेरा स्कोर जो 55-60 के आसपास रेडिएट कर रहा था वो गिर जाता है 30 और 35 पे। मैं डर जाता हूँ कि अब क्या, शायद ये लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। मैंने अपनी पढ़ाई जो ऑलरेडी 10 से 11 घंटे
ऑलमोस्ट टचिंग द सैचुरेशन पॉइंट मैं पढ़ रहा था, मैंने उसको पुश कर दी 15 से 16 घंटे पे। मैं दिन के अंदर 3-3.5 घंटे सोता था और पूरा दिन पढ़ते रहता था। हुआ क्या? सर दर्द। सर दर्द से डील करने के लिए मैंने एक दिन के अंदर 12 से 13 दवाइयाँ खाना चालू कर दिया था, और ये पूरा ड्रामा चला 2 हफ्ते तक, बिकॉज 2 हफ्ते के बाद बॉडी गेव अप। अब ये 2 हफ्ते के एक्सटेंसिव एफर्ट्स को से रिकवर करने के लिए मुझे और 2 हफ्ते देने पड़ गए। और वो लोग जिनकी बातों से मुझे इतना फर्क पड़ा था, वो लोग ने फिर से एक कमेंट छोड़ दिया, इतने ही मेहनत से इतना थक गया और ऑफिसर बनने चला था। उस दिन एक बात रियलाइज़ हुई कि मैंने अपने लाइफ के 5 महीने जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो मैंने वेस्ट कर दिया है। बिकॉज मैं IBPS PO एक ऑफिसर बनने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैं इनका वैलिडेशन सीख करने के लिए पढ़ाई कर रहा था, मैं इनके अप्रूवल के लिए मैं पढ़ाई कर रहा था। और उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मुझे मेरी क्रेडिबिलिटी का प्रमाण पत्र इनके अप्रूवल से नहीं मिलने वाला। मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरी कैपेबिलिटीज़ का प्रमाण पत्र मुझे मेरा डेजिग्नेशन देगा। इनके वैलिडेशन, इनके अप्रूवल अगर ना भी मिले तो भी क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मैंने उस दिन से मेरा जो 16 घंटे पढ़ने का ड्रामा था उसको कंप्लीटली कैंसिल कर दिया, और फिर से मैंने 8 से 9 घंटे एकदम स्मार्टली पढ़ना चालू कर दिया। मैं एक दिन क्वांट करता था, एक दिन रीजनिंग करता था, और वीकेंड्स पे 10 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज सॉल्व करता था, और बस इतनी ही पढ़ाई कर रहा था। होता क्या, आगे आने वाले 2 महीनों के अंदर मैंने 7 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दी, और 7 के साथ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर कर दी। मैं काफ़ी खुश था, घर वाले काफ़ी खुश थे, लेकिन इतनी खुशियों के साथ साथ और एक चीज़ फ्री में आ गई, वो था ओवर कॉन्फिडेंस। उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा IBPS RRB PO मेंस फेल्ड, SBI PO मेंस फेल्ड। अब बात थी IBPS PO की। अब IBPS PO मेरे हाथ में लास्ट अपॉर्चुनिटी था एक ऑफिसर बनने का। मैंने किया क्या? मैंने SBI PO मेंस एंड IBPS RRB PO मेंस के अंदर की हुई वो सारी गलतियों को तोला, समझा कि कहाँ कहाँ पे मैंने मार्क्स लूज़ किए, कहाँ पे मैंने बहुत चाइल्डिश मिस्टेक्स किए, एंड वो सभी चीज़ों को सुधार कर मैं IBPS PO मेंस देने बैठा। IBPS PO मेंस लिखने के एक रात पहले मुझे पता था कि मुझे कल क्या पूछा जाएगा और मुझे क्या अटेम्प्ट करना है। मुझे इतना पता था कि मुझे IBPS PO टॉप नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक ऑफिसर बनना है, एंड उसके लिए मुझे टॉप करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे मेरे मेंस एग्जामिनेशन के अंदर, मुझे 5 एग्जामिनेशन में टॉप करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के अंदर अबव एवरेज एंड 3 सब्जेक्ट्स के अंदर एवरेज स्कोर कर देना है, एंड विद दिस स्कोर आई कैन क्लियर माई एग्जामिनेशन। बस वही हुआ, मैंने जो प्लान किया था मैं वहाँ पे करके आ गया। फिर वापस रुका हूँ रिजल्ट्स के लिए। 15-20 दिन की बात थी एग्जामिनेशन लिखने के बाद कि मैं रुका था, और उस बीच मुझे काफ़ी सारे रिजल्ट्स आ गए थे जिसके अंदर मैं फेल कर चुका था, लेकिन आई वॉज ईगरली वेटिंग फॉर IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन। उसके रिजल्ट के लिए आई वॉज ईगरली वेटिंग। खैर, आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम 1 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आ जाता है। कीर्तन बुहेचा, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू that on the basis of your performance in online mains and interview, you are selected as a probationary officer. The best day of my life. ये पूरे जर्नी से है ना, ये पूरे जर्नी के अंदर काफ़ी सारे स्लीपलेस नाइट्स थे, काफ़ी हद तक ब्रेक डाउन थे, काफ़ी हद तक मेल्ट डाउन्स थे। ऐसे कई सारे मोमेंट्स पे फेल हुआ था कि शायद छोड़ देना चाहिए, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मुझे आशीष अरोड़ा साहब की एक बात याद आती थी। उन्होंने एक कहावत बोली थी कि जिनके सपने ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके ज़बरदस्त होते हैं। मैं आखिर में एक बात ये बताना चाहूँगा कि आपको सक्सेसफुल वो 3.5 घंटे की एग्जामिनेशन और वो 20 मिनट का इंटरव्यू नहीं बनाता। आपको सक्सेसफुल वो आपका हर एक ब्रेकडाउन बनाता है, जिसके बाद आप फिर से एक नेवर बैक डाउन एटीट्यूड के साथ खड़े होकर फाइट लेते हो। थैंक यू सो मच। Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast. The audio version of our talks will be available only on Spotify. If you like this video and you like to listen to more inspiring stories like this, please follow the Josh Talks podcast only on Spotify. लगता था शायद मैं IAS बन भी जाऊँ तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊँगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की, और लास्ट में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और UPSC का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम स्कूल जब
प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था, और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है, और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ, मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में। सो डेट वाई टुडे आई एम हियर। So first of all, I would like to thank Josh Skill who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.